हाँ, एक साइबर फ्रॉड डिस्कस करना था, कल भी करना था, भूल गए थे। HAL कंपनी सुना है आपने, पढ़ा है उसका फ्रॉड? कल के पेपर में था, कल या परसों के पेपर में था रादर। उसमें क्या हुआ, HAL कंपनी जो एयरक्राफ्ट, कानपुर की बात बता रहे हैं आपको, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाती है। तो उनमें फ्रॉड क्या हुआ, एक साइबर फ्रॉड। उन्होंने एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स का ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, तुमने पढ़ा था पूरा केस उसमें। हाँ, एक अमेरिकन कंपनी से उनको एयरक्राफ्ट के पार्ट्स लेने थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया। और जो साइबर फ्रॉड कर रहे थे लोग, उन्होंने क्या किया, उनके जो ऑफिशियल्स थे उसको किसी को घूस दी या कुछ भी करा, और उनसे थोड़ी इंफॉर्मेशन ले ली कि ये किस कंपनी से डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने किया क्या कि जो बाहर की कंपनी के साथ ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, दैट इज जनरली ऑन मेल। वो मेल के थ्रू ऑर्डर आता है, मेल के थ्रू अप्रूवल होती है, मेल में ही वो अकाउंट डिटेल्स भेजते हैं और उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, ऑर्डर आ जाता है। तो उन्होंने किया क्या, इनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा था वो PS इंजीनियरिंग कंपनी से हो रहा था। तो PS इंजीनियरिंग उनकी मेल आईडी होगी ना, जैसे आपकी में @ICSI, वैसे ही @PS इंजीनियरिंग थी। तो फ्रॉडस्टर्स जो थे उन्होंने पता है क्या किया, PS इंजीनियरिंग नाम से ही ईमेल आईडी बनाई। बस उसमें इंजीनियरिंग में पहले बताओ कितने ई होते हैं, एक तो पहले होता है, उसके बाद डबल ई होता है ना। उन्होंने ईमेल आईडी बनाई जिसमें सिंगल ई रखा, समझ में आया? और उन्होंने उस ईमेल आईडी से इनके ऑफिशियल्स को लेटर भेज दिया। अब HAL कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, ऑब्वियसली कौन इतना चेक करता है बताओ? आई यू अंडरस्टैंडिंग? मान लीजिए @शिक्षा एकेडमी करके कोई मेल आईडी है ना, और शिक्षा एकेडमी में एक छोटी सी स्पेलिंग एरर हो गई। स्पेशली डबल लेटर्स में ध्यान और कम जाता है। जैसे अगर शिक्षा एकेडमी के किसी एक लेटर मिस होगा तो फिर भी ध्यान चला जाए, लेकिन इंजीनियरिंग में डबल ई था, उन्होंने सिंगल ई करके अपनी ईमेल आईडी बनाई, और फिर पूरा कम्युनिकेशन उन्होंने अपने से किया, ऑर्डर प्लेस किया, उसकी रिसिट हो गई, और उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल्स भेज दिए। और वो बैंक अकाउंट डिटेल किसके थे? फ्रॉडस्टर्स के, ठीक है। और 55 लाख रुपए HAL ने ट्रांसफर कर दिए और चले गए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली 55 लाख के आसपास का पैसा उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, और वो खुशी खुशी कर ले गए। बाद में क्या हुआ, इनको लगा ऑर्डर प्लेस हो गया, माल नहीं आया, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स नहीं आए। फिर जब इन्होंने PS इंजीनियरिंग कंपनी को कॉल करके कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो कोई मेल कंफर्मेशन ही नहीं हुई है। देन दे गॉट टू नो कि ये हुआ है। हम ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा साइबर फ्रॉड हम लोगों ने पढ़ा भी है। किसी भी ईमेल आईडी में कुछ भी ट्रांसफर करो, पूरा नाम ध्यान से पढ़ लो, ये मत समझना सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, ईमेल आईडी चेंज थी। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे फ्रॉड लोग कर रहे हैं? सो जस्ट हाँ, और आप एक नजर में अगर इंजीनियरिंग की स्पेलिंग विद सिंगल ई और विद डबल ई देखोगे ना, तो कई बार वो आईज का वो होता है कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि डबल ई होगा। तो हाँ, फर्स्ट इंस्टेंस में दिमाग नहीं जाता इतना कि और अब तो मतलब जनरल ट्रांजैक्शन चल रहा है तो पता भी नहीं होता है ना। साइबर फ्रॉड जब किसी के साथ हो जाता है तब दूसरे अवेयर होते हैं, फर्स्ट टाइम जिसके साथ होता है वो तो नया ही होता है। तो 55 लाख सोचो उन्होंने ट्रांसफर कर दिए विदाउट सीइंग द ईमेल आईडी। समझ में आया? तो दीज टाइप ऑफ फ्रॉड्स आर वेरी कॉमन। तो आप कभी भी किसी ईमेल आईडी से कोई कम्युनिकेशन या कुछ भी करेंगे तो पूरा चेक करके करेंगे, ठीक है? नहीं, उन्होंने कंपनी की डीलिंग किससे चल रही थी इसके लिए कुछ लोग को तो ब्राइब किया था, वरना इतनी इंफॉर्मेशन कैसे निकल सकती? कुछ ऑफिशियल्स की मदद, ये लोग करते क्या है ना, कुछ ऑफिशियल्स की मदद से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि किस कंपनी से ऑर्डर प्लेस हो रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा PS इंजीनियरिंग से हो रहा है, बाकी काम हम कर लेंगे, ठीक है, उसकी फेक आईडी बना ली। अब जिस टाइम इन्होंने ऑर्डर प्लेस करा उस ईमेल आईडी से रिप्लाई आ गया, तो जो इनके ऑफिशियल में रिप्लाई दिखा रहा होगा वो रिप्लाई दिखा रहा था PS इंजीनियरिंग, तो इनको लगा जो ओरिजिनल इंजीनियरिंग है वहां से रिप्लाई आया, बट एक्चुअली रिप्लाई वहां से आया हुआ था। सो दिस इज हाउ द फ्रॉड टुक प्लेस। आई होप किसी को आइडिया नहीं आया होगा। ये सारे फ्रॉड हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, है ना? इसलिए नहीं कि आप खुद कर लें कि CS ट्राई कर लेते हैं और CS ट्राई नहीं हुआ तो कई सारे फ्रॉड सीख लिए, है ना? चलो, हाँ, पेनाल्टीज पड़ी है। एक्चुअली फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करके बेटा इतना कमा लेते हैं ना कि उनको लगता है पेनाल्टी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। चलो, एनीवेज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर चैप्टर व्हिच इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब ये भी समझना जरा है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी अपने आप में कोई एक्ट नहीं है, इसमें हम लोग कोई एक्ट नहीं पढ़ेंगे, कोई सेक्शन नहीं पढ़ेंगे।
हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में लॉ को एडमिनिस्टर करने वाले हैं। जब आप लॉ पढ़ते हैं, कितनी सारी लॉ आपने पढ़ी है, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लॉ अनजस्टिफाइड है, इतने रूल्स बना दिए, या आपके एंड पे देखा जाए तो आपको सबसे ज्यादा अनजस्टिफाइड ही लगता है, इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी, कुछ 5-7 सेक्शन बना देते, हमें भी इजीली याद हो जाता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का मतलब है लॉ को चेक करना, लॉ को एडमिनिस्टर करना। देखिए, स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन ऑर्गन्स थे। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या था? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या था? उस लॉ को इंप्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या था? चेक करना। अब लॉ बनाने का काम दे दिया गया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने अपनी इन पावर्स को डेलीगेट भी किया। डेलीगेट मतलब क्या था? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्योंकि सारा काम पार्लियामेंट नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी कुछ पावर्स को डेलीगेट कर दिया। नाउ ये देखने वाली बात है कि जिस अथॉरिटी को लॉ बनाने की पावर दी गई, कहीं वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, या जिसको भी ये पावर डेलीगेट की गई, कहीं वो इसको मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। इसको चेक करने को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। किसका एडमिनिस्ट्रेशन? किसको चेक कर रहे हैं हम लोग? लॉ को। अब बताओ, लॉ को चेक कर रहे हैं तो कहां जाएं? कौन चेक कर सकता है लॉ को? जुडिशरी, जजेस। हम लोग ने कई एग्जांपल्स देखे हैं जब लॉ को चेक किया जाता है, और अगर हमारा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो क्या हो जाता है? लॉ विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। उस लॉ को इनवैलिड मान लिया जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। यानी ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में अगर पावर दे दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को या पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से कुछ भी लॉ बना सकता है। मान लीजिए पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया कि इनकम टैक्स रेट अब 99% होगा। इसका मतलब समझे क्या हुआ? अगर इनकम टैक्स का रेट 99% हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो तो 99 रुपए सरकार को दे दो, 1 रुपए चलो तुम रख लो। तो आप सरकार से कहेंगे रहने दो, वो भी तुम रख लो, है ना। अगर ये लॉ सरकार बना दे तो आपको नहीं लगता ये अनजस्टिफाइड है? ऐसे जो अनजस्टिफाइड लॉज हैं या जो मिसयूज किया जा रहा है, इनको चेक करने के भी इंस्टेंसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसी चीज को क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो हम लोग यहाँ कोई सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, कोई एक्ट नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे देश के लॉज को कैसे चेक किया जा सकता है। ठीक है, किसको चेक कर रहे हैं? समझ में आ गया? लॉ को। किसकी पावर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं? पार्लियामेंट की पावर्स को। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। चलिए देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कह रहे 3 चीजें इसमें मेनली कवर होंगी: कॉन्स्टिट्यूशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या था? अपनी पावर्स को डेलीगेट करना। जैसे किसी भी एक्ट में लिखा होता है, मान लीजिए सिंपल हम लेके चलते हैं, आपके इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, आपका एक एक्ट है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट होगा उसको पहले ईईटी क्लियर करना होगा, फिर एग्जीक्यूटिव करना होगा, फिर प्रोफेशनल करना होगा, 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होगी, और फिर उसे डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव के अंदर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, पेपर्स कौन से होंगे, उसका कोर्स क्या होगा? दिस पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू आईसीएसआई। अब इसका मतलब समझो पहले क्या हुआ। एक्ट ने ये कहा सीएस एग्जीक्यूटिव होगा, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव का कंटेंट क्या होगा, सब्जेक्ट कौन से होंगे, कोर्स क्या होगा, इसकी पावर किसको दे दी गई? बोर्ड यानी आईसीएसआई को दे दी गई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आप देखिए, जब जब आपका कोर्स चेंज होता है, जब जब न्यू सिलेबस आता है, तो आपको क्या लगता है? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में अमेंडमेंट आती है। क्यों बताओ? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में कंटेंट लिखा ही नहीं है, उन्होंने तो बस ये कहा ये लेवल्स होते, और इसके अंदर का सारी चीज डिजाइन करने की अथॉरिटी किसके पास होगी? आईसीएसआई। नाउ दिस इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में लिखा था कि हमने पावर्स डेलीगेट कर दी आईसीएसआई को। आईसीएसआई ने कहा हम जिसको चाहेंगे उसको पास करेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे पास नहीं करेंगे, 40 का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बताओ ये क्या है? आईसीएसआई कह रहा हम शक्ल देख के डिसाइड करेंगे। बताओ, इज दिस अ वैलिड जस्ट डेलीगेशन ऑफ पावर? आप कहेंगे आईसीएसआई को पावर दी गई, ये तो ठीक है, लेकिन अब वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है, और इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कि ये जो डेलीगेशन हुआ है ये गलत हुआ है।
अब समझ आ गया हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? बिल्कुल वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो लॉ बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट कोई गलत लॉ ना बना दे, पार्लियामेंट ने जो डेलीगेट किए हैं पावर्स वो गलत ना हो जाए, इसको चेक करने के लिए कौन सा लॉ है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब समझ में आ गया है क्या? क्योंकि इस चैप्टर में एक दिक्कत ये आती है, पढ़ते रहते लास्ट तक समझ नहीं आता मतलब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या एडमिनिस्टर कर रहे हैं? लॉ। किसको चेक कर रहे हैं? लॉ को। कौन चेक कर रहा है? कोर्ट्स। ठीक है, चलिए देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ दैट डील्स विद द पावर, फंक्शंस, responsibilities of the various organs of the state. It controls the executive branch and makes sure, क्या लिखा है देखो, it deals fairly with the public. जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए बनाए जा रहे हैं, तो लॉ का कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, ये देखने का काम किसका होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब देखिए इसमें अलग अलग लोगों की डेफिनेशंस हैं, ये नहीं करना आपको, यहां से आ जाइए, एक लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए। Administrative law is the byproduct of ever increasing functions of the government. States are no longer police state limited to maintaining internal order and protecting from external threat. कह रहे हैं आज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम है, गवर्नमेंट का काम सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है। एक टाइम पर सरकार का काम सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी होता था, पुलिस, स्टेट, आर्मी, ये सब चीजें होती थी, लेकिन आज सरकार के पास बहुत सारे काम है, और जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं तो गलतियां हो सकती है। अगर आपके पास सिर्फ एक काम होता तो आप उसे अच्छे से कर रहे होते, लेकिन आज आप इतनी सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, इसलिए गलती होने के चांसेस हैं, और उन्हीं गलतियों को चेक करने के लिए कौन सा लॉ बना दिया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, अब देखिए नीड एंड सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट। नीड, द मॉडर्न स्टेट हैज 3 ऑर्गन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ट्रेडिशनली सबका रोल देखो क्या क्या था। लेजिस्लेचर वाज टास्क्ड विद द मेकिंग ऑफ लॉज। ये जो चैप्टर है ना, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत आराम से पढ़ना, मजा आएगा पढ़ने में। लेजिस्लेचर वाज टास्क्ड विद मेकिंग ऑफ लॉ, मतलब लेजिस्लेचर का काम क्या था? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम क्या था? उस लॉ को इंप्लीमेंट करना। एंड जुडिशरी विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 3 हमारे ऑर्गन्स थे, और 3 ऑर्गन्स के अलग अलग काम थे। However, this traditional demarcation has been found wanting in meeting the challenges. देखो, the legislature is unable to come up with required quality and quantity of legislation. What does this line mean? The legislature is unable to come up with required quality and quantity of legislations. अगर आज हम आपसे पूछें तो हमारे देश में लेजिस्लेचर क्या आपको लगता है सही काम कर रहा है? कुछ शॉर्टफॉल्स बता सकते हो हमारे यहाँ के लेजिस्लेचर का, दिक्कतें क्या हैं? अब हम लोग लॉ स्टूडेंट्स की तरह बात करते हैं, थोड़ी हाई फाई बात करते हैं। आपको क्या लगता है हमारे लेजिस्लेचर में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं? हमारे लॉज में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सुनाई नहीं दे रहे। प्रैक्टिकल कम है। अच्छा, प्रैक्टिकल कम है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, यू कैन से। ओके, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड, अच्छा मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि केसेस बहुत लंबे चलते हैं। ओके ओके, बट बेटा वो लॉ का शॉर्टफॉल नहीं हुआ, वो जुडिशरी का शॉर्टफॉल हुआ। भाई लॉ ने तो कह दिया सजा दे दो, अब वो जज टाइम लगाता है, होता ऐसा है, बट वो शॉर्टफॉल जुडिशरी का है। हम पूछ रहे हैं लॉ में क्या शॉर्टफॉल है, बताओ हमारे लॉ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? कम ऑन, बहुत बेसिक चीजें हैं, काफी सारी चीजों की पनिशमेंट्स नहीं है। ओके, और सबसे कॉमन आपको नहीं लगता अमेंडमेंट्स कितने हैं? सबसे बड़ी शॉर्टफॉल ये नहीं लगती? अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ? जो चीज पहले सही नहीं थी उसको सही किया, तो क्यों सही नहीं थी? और हम लोग ने तो कॉन्स्टिट्यूशन तक में देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पास होते ही इतना भयानक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और अगले साल पहली अमेंडमेंट आ गई। कोई भी एक्ट आता है उसकी अमेंडमेंट पहले आ जाती है, इसका मतलब हम एक बार में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या लॉ बनाना है। सो अमेंडमेंट इतने सारे हैं। दूसरी बात अब समझिए, हमारे देश में क्रिमिनल ऑफेंस पहले होता है, उसका कानून बाद में बनता है। ये बात आपको समझ में आई? जब साइबर क्राइम हुए तब साइबर लॉ बना, जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बना, जितनी भी चीज, जब लोग बाहर भागने लग गए तब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बना। तो हमारे यहाँ पहले क्राइम होता है,
बाद में उसको रोकने का लॉ बनाया जाता है। हम फोर्स ही नहीं कर पाते कि क्या क्या फ्रॉड्स होंगे। सो ये कुछ शॉर्टकमिंग है। इसका मतलब हमारे यहाँ डिजायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ना क्वांटिटी सही है, आपको लग रहा है आपके पास बहुत सारे लॉज है पढ़ने के लिए, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो अभी भी अनरेगुलेटेड है, एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट गुड। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लेजिस्लेचर। आप समझ पा रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, द लेजिस थोड़ा सा डीप चैप्टर है, इस पे तैरना पड़े, मतलब डूबना पड़ेगा, तैर के मत निकलना। Legislature is unable to come up with the required quality and quantity of legislation because of limitation of time, technical nature of legislation, and rigidity of their enactment. The traditional administration of justice through judiciary is technical, expensive and dilatory. बताओ जुडिशरी की क्या प्रॉब्लम्स है? अब आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट। जुडिशरी की सबसे पहला पॉइंट क्या है? टाइम टेकिंग, कह रहे समय बहुत लगता है। दूसरा एक्सपेंसिव, आधे से ज्यादा लोग आपको पता है केस क्यों नहीं करते? जितना तो केस करके मिलेगा नहीं उतना हमारा खर्चा हो जाएगा। तो दैट इज द मेन रीजन। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो। चक्कर में इसलिए ना पड़ो क्योंकि टाइम बहुत लगता है, खर्चा बहुत होता है, तो छोड़ दो। ये हमारी प्रॉब्लम्स है किसकी? जुडिशरी की। एंड थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी एग्जीक्यूटिव के लिए क्यों ना बताओ, लॉ बने हैं बट आपको लगता है इंप्लीमेंट होते हैं? सब कुछ छोड़ो, खुद ही हेलमेट नहीं लगाते हो हेलमेट, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। लॉ तो बन गया कि जो भी टू व्हीलर चलाएगा वो हेलमेट लगाएगा, जो फोर व्हीलर चलाएगा सीट बेल्ट लगाएगा, लगाते हैं। दिस इज इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज अ लेक्यूना ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन उस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहा। कितने लॉ हैं, लेकिन आपको लगता है सब कुछ छोड़िए, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी, आपको लगता है सब लोग टैक्स दे रहे हैं। दैट इज द फॉल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखा जाए हमारे लेजिस्लेचर में भी कमियां हैं, जुडिशरी में भी कमियां हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी एग्जीक्यूटिव में भी। और इन्हीं कमियों को चेक करने के लिए क्या बनाया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, समझ आ रहा है चैप्टर? आगे देखिए, द एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइड एंड एम्ब्रेसेस द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इट मेक्स पॉलिसीज। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है? पॉलिसीज बनाता है। इस वर्ड का मतलब बताना। इट एग्जीक्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेट्स एंड एडजुडिकेट द लॉ। एडजुडिकेट द लॉ, इसका मतलब बताओ क्या हुआ? किसका एडजुडिकेशन हो रहा है? लॉ का। मतलब किस पे केस हो रहा है? लॉ पे केस हो रहा है कि ये लॉ सही है या गलत है। अभी तक हम लोग देखते थे एडजुडिकेशन लोगों का हो रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कह रहा है हम लॉ को एडजुडिकेट कर रहे हैं कि ये जो लॉ बना है ये सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है। इट एक्सरसाइजेस लेजिस्लेटिव पावर, इशूज रूल, बायलॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ अ जनरल नेचर। तो उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स बनाता है, बायलॉज बनाता है, ऑर्डर्स बनाता है। ओके, अब देखिए ये लाइन मार्क करो और बताओ मतलब क्या हुआ। द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इज नॉट एट रिसीविंग एंड ऑफ स्टेट। व्हाट इज दिस? द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इज नॉट एट रिसीविंग एंड ऑफ द स्टेट। हाँ, थोपी ना जाए। एग्जैक्टली कह रहे हैं गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इज नॉट एट रिसीविंग एंड। ऐसा ना हो जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया वो हमें चुपचाप फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने आपको बोला कि इनकम टैक्स एक्ट में 99% का टैक्स रेट लगा दिया, कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ मेकिंग पावर्स आई हैं, तो ये कह रहे हैं हम रिसीविंग एंड पे नहीं हो सकते कि जो लॉ बना दिया जाए हमें चुपचाप फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने आपसे कहा, मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट कहता है किसको पास करना है किसको नहीं करना है, दिस इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ आईसीएसआई। आपको मंजूर होगा? आप छोड़ देंगे कोर्स? आप कह रहे हैं हमने पेपर बहुत अच्छा किया लेकिन इंस्टीट्यूट कह रहे तुम्हें पास नहीं करेंगे, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हो। इज दिस एनी क्राइटेरिया? नो। आप कह रहे भैया क्राइटेरिया तो रखो, या तो कट ऑफ रखो, या तो पासिंग परसेंटेज रखो। दिस इज डिस्क्रिशन, और इस तरीके के डिस्क्रिशन पे चेक किया जाएगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड इन केसेस वेयर, देखना ये लाइन, इन केसेस वेयर इंडिविजुअल इज अग्रीव्ड बाय एनी एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही और शी कैन गेट इट रिड्रेस्ड। अगर आपको लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ गलत कर रहा है, देन इन दैट केस हम उसका रिड्रेसल करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज की पेनाल्टी फाइन है, ठीक है, मतलब किसी चीज के अगर पेनाल्टी की आपसे मॉनेटरी फाइन लिया जाएगा, क्या उस चीज के लिए आपका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है?
अब पुलिस वाले आए, ठीक है, उन्हें आपसे फाइन लेना चाहिए था, लेकिन फाइन की बजाय उन्होंने आपको जेल में डाल दिया। बताओ ये जस्टिफाइड है कि नहीं है? हम इस पे सवाल उठा सकते हैं। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हम चेक कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम सही से नहीं किया। ठीक है, चलो आगे देखिए, सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में आ जाइए। अब कह रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कहां कहां से हो रही है। देखिए, सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, देयर आर 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सबसे पहला मार्क कर लो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात देखिए कहां से हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड देखो क्या है, एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स। तीसरा क्या है, ऑर्डिनेंसेस। एंड फोर्थ क्या है, जुडिशियल डिसीजन। इसका मतलब कहां कहां बात करी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। सबसे पहली बात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन में ही करी गई है। आप हमें कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का जहां ये बात करी गई हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की? एनी एग्जाम्पल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? चलो थोड़ा और पूछ लेते हैं। आई एम आस्किंग, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन से बता सकते हो जहां पर लॉ को चेक किया गया हो? हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सब यही तो था। ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन, यू रिमेंबर? बताओ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या था? अच्छा, बाय द वे ये सब पूछते पूछते आई एम प्लानिंग कि एक और मिनी सीरीज आपकी रख ली जाए। खुश हो गए आप लोग तो, इस चीज से खुश हो गए? क्यों देना चाह रहे थे? क्योंकि जिस हिसाब से आपको चीजें याद हैं, 4 बार पूछने पर भी याद नहीं आ रही है ना? तो आई वाज प्लानिंग एक और मिनी सीरीज रख ले, बिकॉज जो मॉक आपका 100 मार्क्स का होगा वो मई में होगा। तो आई एम थिंकिंग कि एक और मिनी सीरीज, पहले आपने सजेस्ट किया था बट आई थॉट सीधे मॉक होगा, फिर मॉड्यूल 2 वाले बच्चों ने भी यही कहा कि एक और मिनी सीरीज चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और लास्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, बट कंडीशन ये है क्लासेस जैसे हो रही होंगी, क्लासेस अपनी जाएंगी उसमें। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन होगी, लेकिन क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस होंगी। डन? अच्छा, अब बता दो कलरेबल लेजिस्लेशन। किसी को केस का नाम याद है? अब कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं याद आ रहा। कलरेबल लेजिस्लेशन ये था कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाए, अब ढूंढने लग गए हमारी, सुन लो, कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जिससे पार्लियामेंट अपना पर्सनल पर्पस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जो अनपेड रेंट था वो सरकार ने पूरा ले लिया था और जो जमींदार थे उनको सिर्फ हाफ वापस किया था एज अ कॉम्पेंसेशन। तो ये जो उन्होंने पूरा ले लिया और हाफ वापस किया, दिस वाज अ कलरेबल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि इससे वो अपना पर्सनल मोटिव पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। दिस वाज डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड। केस का नाम बताओ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द केस? पिथ एंड सब्सटेंस के पास है, देखो। हाँ, कामेश्वर करके केस था बिहार लैंड रिफॉर्म्स का, मिला? सब भूल गए हैं? ठीक है, याद आया? अब ये था कि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, वापस आओ। हम लोग ये बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एग्जाम्पल जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को दिखा रहा हो, दैट इज कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। वो यही कह रहा है कि अगर कोई लॉ ऐसा होता है जो अनफेयर है, तो उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, इनवैलिड। तो देखिए, सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Article 73 provides that executive power of the union shall extend to matters with respect to which parliament has power to make law. Similar powers are provided to state. ये अगली बात जरा याद करो, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी है आपने, 3 लिस्ट होती थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बनाता था, सेंटर। स्टेट लिस्ट पे कौन बनाता था, स्टेट। और कॉन्करेंट में कौन बनाता था, दोनों। अब हमको ये बताओ, यूनियन लिस्ट पे जो मैटर्स हैं, क्या उस पे स्टेट बना सकता है अगर यूनियन नहीं बना रहा है? नो। लेकिन स्टेट के जो मैटर्स हैं, अगर उसमें स्टेट नहीं बना रहा है तो सेंट्रल बना सकता है? जनरली नहीं बना सकता, लेकिन कुछ मैटर्स होते थे जिसमें यूनियन कैन इंटरफेयर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सोचो कैसे, स्टेट को डिस्क्रिशन नहीं दी, पहले स्टेट को डेलीगेशन दिया कि ठीक है तुम अपने एरिया की लॉ बना सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत लॉ बना रहे हो या अनफेयर लॉ बना रहे हो तो सेंट्रल इंटरफेयर कर देगा। और अगर सेंट्रल इंटरफेयर कर रहा है, दैट मींस दिस इज व्हाट,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, तो ये बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स कहां कहां से मिल रहा है। सबसे पहला सोर्स इनको कहां से मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही दिया हुआ है कि जो लॉ है या एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो कोई गलत काम किया जा रहा है तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। सेकेंड देखो क्या है सोर्स, एक्ट एंड स्टैट्यूट। एक्ट पास्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, कैरी ऑन वेरियस टास्क नेसेसरी फॉर इट। These act list the responsibilities of the administration, limit their power in certain respect, and provide for grievance redressal for the people affected. Acts में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, अपील प्रोविजंस। यस और नो, बताओ अपील प्रोविजंस क्या हुए, कि अगर आपको लग रहा है आपके साथ गलत डिसीजन हुआ है, देन यू हैव गॉट एन ऑप्शन टू फाइल अ अपील। हर लॉ में आप देखो अपीलेट प्रोविजन होता ही है। क्या किसी लॉ में ये लिखा हुआ है जो डिसीजन उन्होंने दे दिया वो फाइनल है? सबसे पहली चीज तो एडजुडिकेटरी भी होता है। मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि जो टैक्स ऑफिसर्स है वो टैक्स कलेक्शन करने जाएंगे, ठीक है, वो टैक्स कलेक्शन करने गए लेकिन अनफेयर मीन्स से। अब आपके पास क्या अधिकार है, आप चुपचाप सह लेंगे या आप कोर्ट में केस करेंगे? हम केस करेंगे। ये जो आपने केस किया, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, हम उस पर चेक क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे पास पावर है किस चीज की, अपील फाइल करने की। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विच इज मेंशन्ड इन द एक्ट इटसेल्फ। आपको समझ आ रहा है, पकड़ पा रहे हैं टॉपिक? ठीक है, क्या चल रहा है समझ आ रहा है? या तो समझ में आता है या तो नहीं आता। किसको किसको आ रहा है? अच्छा सच सच बताओ, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। सो ये टॉपिक क्या समझ आया, सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात कहां कहां से आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी थी, एक्ट एंड स्टैट्यूट्स में भी है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंसेस। क्या थे ऑर्डिनेंसेस? हाँ, ऑर्डिनेंसेस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर। कह रहे हैं कई बार ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात सर्कुलर, ऑर्डिनेंसेस वगैरह में भी दे दी होती है। ऑर्डिनेंस पास हो जाता है जिसमें कह दिया जाता है कि इनकी पावर्स को चेक किया जाएगा। ऑर्डिनेंसेस आर इशूड व्हेन देयर आर अनफोर्सीन डेवलपमेंट एंड द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। अब देखो ये भी तो एक तरह से हुआ, मान लीजिए पार्लियामेंट नहीं है लॉ बनाने के लिए, लेकिन उस मैटर पे लॉ बनाना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट नहीं है तो लॉ बन ही नहीं सकता। फिर भी एक ऑप्शन दिया गया कि ऑर्डिनेंस बना के काम चला लो। सोचो अगर ऑर्डिनेंस का प्रोविजन ना होता तो उसका मतलब क्या होता, कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो लॉ बन ही नहीं सकता। ठीक है, पार्लियामेंट ये सोच के सेशन में आए ही ना, तो वो उस लॉ को कभी बनने ही नहीं देंगे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर लॉ नहीं बन पा रहा है तो फिर ऑर्डिनेंस से बन जाएगा, टेम्परली सही लेकिन बनेगा तो। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एंड फाइनली इज जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन को ही हम लोग क्या कहते थे, प्रेसिडेंट्स। ठीक है, जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिट्रल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द वेरियस विंग्स। कहीं पर भी हमें कंफ्यूजन होता है, भले ही हमारा केस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, लॉ के अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, सरकार के अगेंस्ट हो, हम हमेशा किसके पास जा सकते हैं, जुडिशरी। ये बताओ हमारी जुडिशरी डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। ये हमारा किस चीज का फीचर है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये? कॉन्स्टिट्यूशन, द केस केशवानंदा भारती। याद आया आप कुछ कुछ? ठीक है, केशवानंदा भारती ने बताया था फेडरलिज्म के फीचर्स, जिसमें एक पॉइंट था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सोचो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होता और गवर्नमेंट ओन्ड होता तो आपको लगता है सरकार के खिलाफ कभी जुडिशरी कोई एक्शन देता? नो। सरकार कहती है अगर तुमने मेरे खिलाफ डिसीजन दिया कल से नौकरी गई। लेकिन आज हमारा जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ये चार सोर्सेज हैं किस चीज के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। गॉट द टॉपिक? ठीक है, चलो अब आते हैं रूल ऑफ लॉ। द रूल ऑफ लॉ वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश ज्यूरिस्ट A.V. Dicey. He derived this term from French principle La principle de legalite, which means, mark करो, which means principle of legality. Underline करना. It states that government should be governed by rule of law instead of rule of individual. हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलता है कि रूल ऑफ इंडिविजुअल? हमारे देश में वो चलता है जो मोदी जी कहते हैं, या हमारे देश में वो चलता है जो लॉ में है? इवन वी कैन से मोदी जी लॉ के हिसाब से चलते हैं। जो ऐसे देश होते हैं जहां मोनार्क सिस्टम होता है, समझते हो,
राजशाही शासन शायद कहते हैं ना हिंदी में, आई एम नॉट श्योर। वहां पे क्या होता है, क्राउन चलता है। क्राउन मतलब जो किंग है, अब उसने कह दिया तो होगा, वो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलता है। लॉ में जो लिखा है वो माना जाता है, रादर दैन एक इंडिविजुअल ने जो कहा है। इवन जजेस में भी ऐसा नहीं है, जज ने जो कह दिया वही मान लिया जाएगा। अगेन एपिलेट प्रोविजंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमारे देश में रूल ऑफ लॉ चलता है। रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द रूल ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो लिखा है एनी डिक्टेटर, मोनार्क और वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ एनी नेशन। कोई एक इंसान गवर्न नहीं करेगा कि कैसे चलना है। हमारा देश कैसे चलेगा, लॉ के हिसाब से। ईच कंट्री शुड फॉलो द लीगैलिटी ऑफ लॉ। अब ये इनकी बुक थी, ये जो डाइसी थे ना, इनकी बुक थी रूल ऑफ लॉ। उसके ये 3 पॉइंट्स थे। देखो कह रहे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, सिर्फ हेडिंग मार्क कर लेना। कह रहे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। व्हाट डज दिस मीन, इक्वालिटी बिफोर लॉ? कह रहे लॉ की नजरों में सब इक्वल होने चाहिए। एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। लीगल स्पिरिट समझते हो, पढ़ के देखो समझ में आ जाएगा। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, एक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस एंड रेशियो डिसिडेंडी। पर्टिकुलरली रेशियो डिसिडेंडी इज द लीगल स्पिरिट, ठीक है। रेशियो डिसिडेंडी मतलब एग्जैक्ट चीज कि भाई अगर हमारी वजह से किसी और को नुकसान हुआ है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगेगी। दिस इज व्हाट इज लीगल स्पिरिट। तो ये कह रहे हैं जो देश चलेगा वो लीगल स्पिरिट के हिसाब से चलेगा। इसको प्रोमिनेंटली अगर हम लोग बोले तो ये कह रहे हैं कि जो कंट्री चलेगी वो, या जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन रेशियो डिसिडेंडी एंड नॉट ऑबिटर डिक्टा। जो लीगल स्पिरिट है उसके हिसाब से आगे के डिसीजन होंगे, ऑबिटर डिक्टा के हिसाब से नहीं होंगे, ठीक है। फाइन बेटा, आपको कुछ खास समझ आ नहीं रहा होगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी लिंकिंग आता इन लोग को भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा आपको और नहीं आ रहा होगा, इनको थोड़ा दिमाग में जोर डालने पे हल्का हल्का आ रहा है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको जोर डालने पे भी नहीं आएगा क्योंकि आपने पुराना पढ़ा नहीं है। टेंशन ना लो, आपका दिसंबर में होगा ना एग्जाम। हाँ ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत। हो सकता है इनको भी दिसंबर में। नहीं, अरे ठीक है, जो ग्रुप मॉड्यूल 2 नहीं दोगे दिसंबर में, कैसी बात है? जो 1 पास हो चुके हो। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं अभी व्हाट आई एम टॉकिंग। चलो अब आ जाओ, देखो ये एग्जाम्पल दिया है केशवानंदा भारती केस का, जो हमने डिस्कस किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में आई, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। पहले बताओ डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिशन मतलब मर्जी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी। एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से जो चाहे, ठीक है, वो अगर चाहेगा तो करेगा, वो चाहेगा तो नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सही तरीका क्या है कि आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। किसी ने दिए एक्चुअल में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रॉपर टेस्ट, कि वो जुगाड़ से लाइसेंस घर आ गया? हाँ, 2 व्हीलर के पहले, कुछ लोग ऐसे भी करते, पता है, 2 व्हीलर आने के पहले लाइसेंस आ गया। हाँ, चलानी तो छोड़ो, अभी बाइक नहीं आई है, स्कूटी नहीं आई है, लाइसेंस पहले आ गया। टेस्ट नहीं है ना प्रॉपर। अच्छा, अब देखिए प्रॉपर सिस्टम ये होता है, टेस्ट होते हैं, और आपको पता है लीगली थ्योरेटिकल टेस्ट भी होता है और प्रैक्टिकल तो खैर होता ही है। उसके बाद भी इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी। मान लीजिए आपने टेस्ट दिए, ठीक है, उसके बाद लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, ये उनकी डिस्क्रिशन है। अगर उनको लग रहा है कि आपने सही से सारे टेस्ट दिए तो वो पास कर देंगे, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। उस डिस्क्रिशन का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है जब लॉ मेकिंग अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेशन के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। इसी ऑप्शन को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिशन। पहले नीचे एग्जाम्पल देखो, मिस्टर ए अप्रोचेस आरटीओ ऑफिस फॉर कंफर्मेशन ऑफ हिज ड्राइविंग लाइसेंस। It is the administrative discretion of RTO office to issue him driving license after observing performance in driving test. यानी अगर आरटीओ के ऑफिसर को लगता है कि तुमने टेस्ट सही से नहीं दिए हैं, नहीं चला पा रहे हो, तो फिर वो आपको लाइसेंस नहीं देगा। और अगर उसको लग रहा है कि नहीं, यू हैव परफॉर्म्ड इट वेल,
तो वो लाइसेंस दे देगा। ये जो उसको ऑप्शन दिया जा रहा है, ये लॉ में नहीं लिखा, लॉ में बस ये लिखा है ये पावर किसके पास है, आरटीओ ऑफिसर के पास। अब आरटीओ ऑफिसर की डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो लाइसेंस दे चाहे तो ना दे, ठीक है, दिस इज डिस्क्रिशन। लेकिन अब मान लो आरटीओ ऑफिसर कह रहा है कि टेस्ट वेस्ट छोड़ो, वो टेबल के नीचे से दोगे लाल बैग, सॉरी काला बैग, तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी एक बंदा जिसने सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिए, थ्योरी में भी सही हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया, लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा है। अब बताओ ये क्या है, उसने सब कर लिया, जैसे आप पे डालते हैं, आपने ईटी निकाल लिया, एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ट्रेनिंग हो गई, अब आप अपने इंस्टीट्यूट में कहे भैया डिग्री दे दो, वो कह रहे नहीं देंगे। अब अपने पे आई ना तो फील आई, देखो तो क्या करेंगे आप, बताइए, आपने सब पास कर लिया, सब ठीक कर लिया, ठीक है, देखो 40 पासिंग मार्क्स रखना है, ये इंस्टीट्यूट की डिस्क्रिशन थी, ठीक है, आप 40 ले आए, एग्रीगेट 50 ले आए, आप इंस्टीट्यूट कह रहे हैं तब भी हम तुम्हें पास नहीं करेंगे, तुम सीएस बनने लायक दिख नहीं रहे हो। बताओ ये क्या है, दिस इज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। डिफरेंस समझ रहे हो, डिस्क्रिशन होना और अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन होना, ठीक है, डिस्क्रिशन जरूरी है लेकिन अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन इज नॉट अलाउड। उसी डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये डिस्क्रिशन तो दे दिया आरटीओ ऑफिसर को कि भैया तुम टेस्ट लेना, वो टेस्ट तुम चेक करोगे, तुम अपने हिसाब से देखो सही है कि नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन तुम्हारे पास है, लेकिन उसने सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिए तब भी लाइसेंस नहीं मिल रहा है, दिस इज व्हाट इज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। आप बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस चीज पे लगेगा, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी जो हम चेक करेंगे, जो हम कंप्लेन करेंगे, वो किस चीज की करेंगे, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो देखो कह रहे हैं इट मींस द फ्रीडम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू चूज फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, बट कह रहे हैं हम ये फर्स्ट लाइन देखना, फ्रीडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू चूज फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव, अलग अलग ऑल्टरनेटिव से चूज करना इस डिस्क्रिप्शन। और ये क्या है, बट विद रेफरेंस टू रूल्स ऑफ रीजन एंड जस्टिस, दिस इज कि आप चूज कर सकते हैं लेकिन चूज आपको करना है नेचुरल जस्टिस को देखते हुए, और अगर बिना नेचुरल जस्टिस को कंसिडर करते हुए आपने चूज कर लिया देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द पर्सनल विम्स एंड फैंसीज। मतलब सोचो अगर ऐसा हो, सब आपने पास कर लिया, उसके बाद हम इंस्टीट्यूट के पास गए और आपने कहा डिग्री दे दो, उन्होंने कहा यहां तक तो ठीक था, अब 1 करोड़ रुपए लाओ तब डिग्री देंगे, क्या करोगे, गुस्सा तो आपको अभी आ गई है ना, क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट कह रहे हैं यहां तक तो ठीक था, अब जो मेन स्टेप आया है, अब 1 करोड़ रुपए लाओ तब आपकी डिग्री आपके घर भिजवाएंगे, करेंगे, क्या करेंगे, दिस इज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन उनके पास थी लेकिन अब वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे, भाई जो जो पास हो उसको डिग्री आपको देनी पड़ेगी, लेकिन अब वहां अगर इंस्टीट्यूट चूजिंग कर रहा है किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। The government cannot function without exercise of some discretion by its official. गवर्नमेंट बिना डिस्क्रिशन के काम कर ही नहीं सकता। जैसे इनकम टैक्स एक्ट ने, सारे एग्जांपल सुनते रहना ध्यान से, इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि आपके ऊपर टैक्स लेवी हो रहा है और अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो रिकवरी ऑफिसर आता है आपके यहाँ, है ना, टैक्स की रिकवरी करने के लिए। अब रिकवरी ऑफिसर रिकवरी कैसे करेगा ये उसकी डिस्क्रिशन है, ठीक है। तो पहले देखो क्या हुआ, डेलीगेशन, सबसे ऊपर था इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ने टैक्स की रिकवरी करने के लिए पावर डेलीगेट किसको कर दी, इनकम टैक्स ऑफिसर को, दिस इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। अब रिकवरी ऑफिसर कैसे रिकवरी कर रहा है ये उसका डिस्क्रिशन है, ठीक है, लेकिन रिकवरी करने के लिए वो अनफेयर मींस यूज कर रहा है, दिस इज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। उसको जो डिस्क्रिशन दी गई है वो भी उसको नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, भाई सही तरीका ही हुआ, पहले तुम नोटिस भेजो, फिर उससे 1-2 बार मांगो, जब वो तब भी ना दे तब प्रॉपर्टी बेचो, तुम सीधे गए उसकी प्रॉपर्टी बेच दी उठा करके, ये अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन है। और इस अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट हम उस रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ये जो हम एक्शन ले सकते हैं, ये जो हमारी पावर है, ये पावर हमको किसने दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब चैप्टर समझ आ रहा है, हम आखिरी तक यही पूछते रहेंगे क्वेश्चन हर 5 मिनट में कि अब चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट एक्सरसाइज ऑफ सम डिस्क्रिप्शन, कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी बिकॉज इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू ले डाउन अ रूल फॉर एवरी कंसीवेबल इवेंचुअलिटी। इतना डिटेल लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिस्क्रिप्शन देना पड़ जाता है। जैसे कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं था,
कि भाई सब्जेक्ट क्या होंगे, चैप्टर्स क्या होंगे, क्योंकि सोचो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट अच्छा बना कब, ईयर 1980, ठीक है 1980 में बना। उस टाइम हो सकता है कुछ लॉज नहीं थे, उस टाइम जैसे साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड नहीं थे, उस टाइम सोचो अगर आपका एक्ट में लिख दिया जाता कि ये चैप्टर होंगे तो आज तक चेंज ना हो पाते विदाउट अमेंडमेंट। तो उन्होंने डिस्क्रिशन दे दी कि भाई ये डिस्क्रिशन हमने किसको दे दिया, इंस्टीट्यूट को। अब आईसीएसआई चैप्टर्स बनाएगा, लेकिन आईसीएसआई ने अपने डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल किया। आईसीएसआई कह रहा है चैप्टर चैप्टर जो दिए वो छोड़ो, पूछ हम कुछ भी सकते हैं। ये उसके डिस्क्रिशन का क्या हो गया, अब्यूज। ओके, administration has become highly complicated job needing a good deal of flexibility apart from technical knowledge. Freedom to choose from various alternative allows the administration to fashion its best response to various situations. ये मां करिए, if a certain rule is found to be unsuitable, अगर कोई रूल अनसुटेबल है, then the administration can change it, amend it, abrogate it without much delay. तो मेन चीज यही है, अगर कोई अथॉरिटी अपना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आइए, जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन समझ आया। अब ये बताओ, अगर हम आपसे कहें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बताओ इसका मतलब क्या हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का जुडिशियल रिव्यू मतलब वो अपनी डिस्क्रिशन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी चेकिंग हो सकती है। और कौन चेक करेगा, जजेस, जुडिशियल रिव्यू। ओके, जुडिशरी हैज प्लेड अ की रोल इन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्टेड द लॉ मेकर टू फॉर्मुलेट द नेसेसरी गाइडलाइंस। यहां पे आइए, मोड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, इंपॉर्टेंट मार्क ना, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कह रहे हैं जुडिशियल रिव्यू तीन तरह से हो सकता है या तीन मोड्स से हो सकता है। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर कहां दी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड, जुडिशियल रिव्यू की पावर कहां दी होती है, स्टैट्यूटरी। और तीसरा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। ऑर्डिनरी और इक्विटेबल समझ गए, वही नेचुरल जस्टिस। ये तीन मोड्स हैं, इन तीन जगह पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। सबसे पहले देखो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल। The Constitution of India is supreme and all the organs of the state derive their existence from it. Indian Constitution expressly provides for judicial review. हमारे Constitution में judicial review की express power है। अब फिर से बताओ कोई example, judicial review की express powers Constitution में, ध्यान दो, सोचो। Writs क्या होते थे, what was writs? किसके पास जाते थे हम लोग रिट्स में, कोर्ट के पास जाते थे ना, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों की पावर्स होती थी। दिस इज जुडिशियल रिव्यू। जैसे अब स्पेसिफिकली बताना, एक पुलिस वाला आया और वो आपको उठा के ले गया, आपने उससे पूछा कि रीजन तो बताओ, मैं क्यों अरेस्ट कर रहे हो। उसने कहा रीजन कुछ नहीं, बस चलो अंदर। आप क्या करेंगे, चुपचाप चले जाएंगे, गुनाह कबूल कर लेंगे, क्या करेंगे, रिट इशू करवाएंगे। कौन सा, हेबियस कॉर्पस। याद आया कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन तो भूल ही गए हो आप लोग, जबकि ईटी में भी पढ़ा था। अब समझ में आया इंस्टीट्यूट ने 2 बार क्यों दिया। वैसे आपकी हालत को देख के लग रहा प्रोफेशनल में भी रख देना चाहिए। व्हाट वाज हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी, मतलब टू हैव द बॉडी में क्या था, अगर कोई बिना लीगल जस्टिफिकेशन के आपको अरेस्ट करके लेके जाता है तो आपके पास अधिकार है कि आप उसके अगेंस्ट कहां जा सकते हैं, कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट रिट इशू करता था कि आपके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन है कि नहीं, और अगर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो सेट हिम फ्री, उसको छोड़ दिया जाए। दिस इज व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फाइन। देखो जुडिशियल रिव्यू में आइए, द बिगेस्ट चेक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अंडरलाइन करो, यही लाइन आ जाएगी और आगे कमेंट लिख देंगे, द बिगेस्ट चेक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगली लाइन आप समझाएंगे हमको, जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर वॉइड द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इफ दे आर फाउंड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज दिस, ये वही है सेवरेबिलिटी एक्लिप्स। कह रहे हैं अगर लॉ
कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशियल के पास ये पावर है कि उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनवैलिड। केस का एग्जाम्पल, केस का एग्जाम्पल, कोई ऐसा केस बताओ जिसमें ऐसा हुआ हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखते हुए लॉ को इनवैलिड कर दिया गया हो। एक आंसर आया है श्रेया सिंघल, और एनीथिंग एल्स? श्रेया सिंघल तो ठीक है, और बताओ। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का केस कौन सा था? भीकाजी नारायण धकरास याद आया आपको? क्या हुआ था उसमें? हम कॉन्स्टिट्यूशन याद कराने बैठ गए। क्या हुआ था उसमें, आपको याद है? क्या था? ट्रेन वाला सीपी मोटर बेरार व्हीकल्स, याद आया कि स्टेट के पास मोनोपोली, पहले उन्होंने क्या कहा था, पहले एक्ट था सीपी मोटर व्हीकल्स एक्ट, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, स्टेट के पास मोनोपोली नहीं हो सकती, यानी कि सब बना सकते हैं। फिर उसके पहले उनके पास था स्टेट के पास मोनोपोली होगी, फिर आया फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड ने कहा कि कोई भी बिजनेस कर सकता है, और फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि स्टेट कैन हैव अ मोनोपोली। याद आया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? ये भी तो यही था कि अगर कहीं किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा एग्जाम्पल वहां पर, दिस इज नथिंग बट जुडिशियल रिव्यू। समझ आ रहा है? पक्का? सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। अच्छा, खड़ा कर दे थोड़ी देर, बहुत सुबह। कितने बजे से बैठे हो आप लोग? कितने बजे से बैठे हो? साढ़े, थक गए होगे। चलो स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, खड़े हो जाओ। स्टैंड और खड़े दो ही भाषा आती है। हाँ, खड़े रहना। अब खड़े होके पढ़, अच्छा लगेगा, यू विल फील फ्रेश। हाँ, थोड़े से लेग टैप करो। हाँ, ऐसे लेग टैप, अच्छा लगेगा। हिमालय पे बैठे थे 100 साल पहले, है ना? अब 10 मिनट ऐसे खड़े होके पढ़ना है सबको, ठीक है? फाइन। थोड़ा हाथ पैर चलाते रहना। अगर और कभी रिफ्रेशमेंट लगे तो बताना, हम पीटी भी करवा सकते हैं। हाँ हाँ, मजाक की बात नहीं है। पीटी आती है ना सबको, स्कूल में करिए ना। हाँ, बस बताना तो पीटी करा देंगे। किसी को अगर लगे कि हम चक्कर खा के गिरने वाले हैं तो प्लीज बैठ जाए, हमारे ऊपर इल्जाम नहीं आना चाहिए। एक बार बहुत साल पहले, आपको पता है ओरल टेस्ट तब लेते थे? हाँ, तब बहुत साल पहले बैच था ऐसे आपका, तो और आई यूज्ड टू टेक ओरल टेस्ट इन द क्लास, पूछते थे। अब टाइम लिमिट इतना कम कर दिया कि वी डोंट हैव टाइम, तो ऐसे ओरल पूछते थे। तो हमने ऐसे बच्चों शुरू करना शुरू किया, ऐसे धम्म से आवाज आई, एक बच्ची गिर पड़ी बेहोश होके। हमने उस दिन के बाद से ओरल छोड़ो, कोई, हमने कहा कुछ नहीं लेंगे भैया, इतना इतना डरो नहीं। ओके, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है किसी के साथ? फिजिकली फिट एवरीवन? आवाज नहीं आ रही? हाँ, ठीक है, खड़े रहना। क्या पढ़ रहे थे चैप्टर? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एग्जाम कब है इसका? दिन कितने बचे हैं? 2 महीना कुछ दिन, डेज में बताओ। अप्रोक्सीमेटली 65 डेज मान लें, 70 डेज लगा लो, चलो 70 डेज आर लेफ्ट, ठीक है? हाँ, अब खड़े रहना, और नींद आए तो खड़े खड़े सो जाना। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ ज्यूरिसडिक्शन टू इनवैलिडेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। ये लाइन का क्या मतलब हुआ? इनवैलिडेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स। हम लॉ को इनवैलिडेट कर रहे हैं किस ग्राउंड पे? कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड। अब देखो आवाजें आई, अब सो के उठे। इट इज द पावर ऑफ बोथ सुप्रीम एंड द हाई कोर्ट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ड्यूटी कि वो चेक करें कि जो भी पावर, जो भी काम वो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट आइए, ये वही पैराग्राफ है, फिर से वही लाइन है, इसमें यहां आ जाओ सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले केस पे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस सेंटर ऑफ एविएशन पॉलिसी। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट कोर्ट हैज एर्ड in interfering with the administrative policy decision of the tender making authority। टेंडर क्या होता है बताओ? इतना आंसर आप हम बैठे बैठे नहीं देते हो, आप नोटिस किया? जैसे मान लीजिए हम सरकार हैं और हमने एक टेंडर निकाला कि भाई हमें अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिजली का काम कराना है, ठीक है? और आप सब बिजली वाले हैं, आप लोग ने अपना अपना टेंडर भरा।
टेंडर का नॉर्मल सिस्टम क्या होता है आपको पता है? जो सबसे कम प्राइस कोट करता है उसको टेंडर मिल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे कम प्राइस इन्होंने कोट किया और टेंडर को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वरना कंपटीशन नहीं होगा, तो इन्होंने सबसे कम प्राइस कोट किया, लेकिन हमने इनका टेंडर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने मेरे खिलाफ एक्शन लिया कोर्ट में कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल किया है। पहले बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? रूल के हिसाब से ये डिस्क्रिशन मेरी थी, सरकार की थी कि हम किसका टेंडर एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसका रिजेक्ट कर रहे हैं। इनका लोएस्ट टेंडर आया लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इन्होंने कोर्ट में केस किया कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का अब्यूज किया है। अब मेरा कंटेंशन ये था कि इनका लोएस्ट जरूर था, बट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच ही वाज प्रोवाइडिंग वर नॉट अप टू द मार्क। अब बताओ मेरा कंटेंशन सही होगा कि नहीं? अब मेरी बात सही हो जाएगी। इसका मतलब समझे क्या हुआ? यहां पर डिस्क्रिशन थी मेरे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास, और इस डिस्क्रिशन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। हाँ, अगर बहुत ज्यादा अनफेयर हो रहा है, देन इन दैट केस वी कैन रेज अ क्वेश्चन। देखो यही लिखा है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट कोर्ट हैज एर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एर्ड? एरर, कोर्ट ने गलती करी इन इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टेंडर मेकिंग अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एज पर द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ, setting of terms and conditions of invitation to tender are within the ambit of administrative policy। कह रहे किसका टेंडर एक्सेप्ट करना है किसका नहीं करना है ये तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ये उनका डिस्क्रिशन है, इस पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप सोच के देखो, अगर इस पे कोर्ट इंटरफेयर करेगा तो केसेस और नहीं बढ़ जाएंगे कोर्ट के पास। यस और नो? कोर्ट के पास अब जैसे एग्जामिनेशन जो होता है वहां डिस्क्रिशन नहीं है, लेकिन इंटरव्यू जो होता है वहां डिस्क्रिशन है। आप डिफरेंस समझ रहे हो? एग्जामिनेशन में देयर इज नो डिस्क्रिशन, जिसके 40 से ज्यादा आएंगे पास हो जाओगे। अब आपके 40 से ज्यादा आए, एग्रीगेट में 50 आए, थ्रू आउट एक बार में निकाला, इंटरव्यू वाले ने मना कर दिया, केस कर सकते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू में गए, उन्होंने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर, बता नहीं पाए आप, कह रहे भूल गए, ठीक है। उन्होंने पूछा भाई ये कंपनीज एक्ट के बारे में क्या पता है, कह रहे वो पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में, भूल गए। अब बताओ, इंटरव्यू वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप कोर्ट में चले गए, आपने कहा भैया ये इन्होंने डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल कर दिया, बताओ ये एक्शनेबल है? ये एक्शनेबल नहीं है। तो ये कह रहे हैं अगर ऐसे हर केस को हम कोर्ट में लेके जाएंगे तो फिर तो केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हर चीज पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते अनलेस, आगे देखो लिखा है, कह रहे ये जो टेंडर मेकिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिशन थी, वर्ड्स देखना क्या लिखा है, आर नॉट ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, ये जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं जा सकता। टेंडर किसको देना है किसको नहीं देना है ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकता अनलेस दे आर आर्बिट्रेरी, डिस्क्रिमिनेटरी और मैलिफाइड। अब बताओ क्या हुआ? इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हुआ, जो भी क्वेश्चन पूछे गए आपने सारे आंसर करे, लेकिन लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बताओ सवाल उठा सकते हैं? यस। तो दोनों बातों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? कह रहे डिस्क्रिशन है लेकिन डिस्क्रिशन पे आप सवाल नहीं उठा सकते, डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल हुआ है तो आप सवाल उठा सकते। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, बाकी दो रीड करना चाहे आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा है स्टेजेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक बार ध्यान से देखो हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, ये अंदर अंदर करके बहुत टॉपिक्स होंगे। हम जो जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे थे, जुडिशियल रिव्यू के 3 मोड्स थे, जिसमें पहला कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी कौन सा चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जुडिशियल रिव्यू के अब हम लोग देखेंगे स्टेजेस। देखो ध्यान से समझना, जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज्ड एट 2 स्टेजेस, ठीक है। फर्स्ट एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। हमें इन दोनों का मतलब बता दो, डिफरेंस क्या है? हाँ, मतलब किस किस चीज पे हम चेक कर रहे हैं। फर्स्ट हम सवाल उठा रहे हैं डेलीगेशन पे कि तुमने जो डेलीगेशन किया है वो सही किया है या नहीं किया है, और दूसरा हम सवाल उठा रहे हैं डिस्क्रिशन पे, उसकी मर्जी पे। जैसे स्कूल में जो प्रिंसिपल होती थी उसने डेलीगेट किया किसको? क्लास टीचर को, और क्लास टीचर ने डेलीगेट किया किसको? मॉनिटर को। ये हुआ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन किसको किया जा रहा है, इस पे सवाल उठा दिया गया। आपको याद है कभी स्कूल में ऐसा होता था क्लास में, जो सबसे बच्चा शैतान होता था उसी को मॉनिटर बनाते थे कि जब वही मॉनिटर होगा। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कभी? हमारे साथ ऐसा, मतलब हमारे साथ नहीं, हमारी क्लास में ऐसा होता है, हम तो अच्छे बच्चे थे, ठीक है। तो क्या करते, जो सबसे शैतान बच्चा उसको मॉनिटर बना दिया, उसी को मॉनिटर बना दिया, शैतानी खत्म, ठीक है।
ये सवाल उठ सकता है किस चीज पे? उनके डेलीगेशन पर। अब डिस्क्रिशन पे, डेलीगेट बिल्कुल सही किया, जो बच्चा अच्छा था उसको मॉनिटर बनाया गया। एक बच्चा बात कर रहा था, मॉनिटर ने उठा के थप्पड़ मार दिया और अगली बार कट्टा निकाल लिया। ये बताओ क्या है? ये डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल। मॉनिटर मैक्सिमम क्या कर सकता था? बोर्ड पे नाम लिख सकता था, टीचर से शिकायत कर सकता था, ठीक है, कट्टा थोड़ी निकाल सकता था। ये उसने अब्यूज किया डिस्क्रिशन का। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? डेलीगेशन गलत था या डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल हुआ। इन दोनों को अलग अलग स्टेजेस में देखा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू इस पे भी किया जा सकता है कि तुमने जो डेलीगेट किया वही गलत डेलीगेट किया, और दूसरा जिसको डेलीगेट किया उसने एक्सरसाइज गलत किया। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके, ठीक है। अब बताओ यहां तक चैप्टर समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है, चलो एक बार बुक्स रखो सब लोग टेबल पर। रेज बोथ योर हैंड्स अप। जो लोग पंखे के पास खड़े, पंखा दे, यश पंखा देख लेना। रेज फुल योर हैंड्स, बोथ योर हैंड्स अप, फुल हैंड स्ट्रेट। 2 मिनट खड़े रहना ऐसे। हैंड्स डाउन। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया तुमने। कल अगर नई नोट्स बना के लाए तो ऐसे ही खड़ा करेंगे। चलो सिट डाउन ऑल ऑफ यू, सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। इसके आगे हम कल पनिश करेंगे, ठीक है? ओके।